Today we will begin from Indian economics, that is Indian economic development. In this book there is 9 chapter and I will discuss the chapter 1. The chapter 1 is Indian economy on the eve of independence. This is the very first chapter. In this chapter we will discuss about various components of this chapter, like the agriculture sectors, industry, foreign trade, demographic conditions, occupational structure, infrastructure of the Indian economy at the time of independence, or we can say that on the eve of independence. So, before starting this chapter, first of all, we should know that all the Indian economics is divided into 3 subsections. The first, that is denoted in the lower form of pyramid, that is on the eve of independence up to 1947. Second thing is planning period. In this phase we will learn about the condition of Indian economy in from 1947 to 1999. This planning period will be denoted in chapter 2. ये चैप्टर 2 में आएगा. और थर्ड चैप्टर होगा जो कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होंगे, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी होंगे, वो थर्ड चैप्टर में आएगा. तो आज जो हम लोग सबसे नीचे वाला पिरामिड का फेज जो आप लोग अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस अप टू 1947, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. यही हमारा फर्स्ट चैप्टर है. तो इंडियन इकोनॉमी इज डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस अप टू 1947, that is on the eve of the independence, that is chapter 1. The second is between 1947 to 99, that is chapter 2, and since 1991, that is chapter 3. And after chapter 3 there are so many another chapters, that is current challenges facing Indian economy, that we will discuss afterwards. Okay, so let's begin this chapter. See, the phase of Indian economy, as I have earlier told, that up to 1947 it is first chapter, and from 1947 to 1991 it is the second chapter. The second chapter will be Indian economy from 1950 to 1999, and third is since 1991, that will be the new economic policy. So before starting this chapter, let us introduce that the structure of Indian present day economy is not just of current making. It has its roots steep in the history, particularly in the periods when India under British rule, which lasted for almost 2 centuries before India finally won its independence on 15th August 1947. जैसा हम लोगों को पता है कि बैटल ऑफ प्लेसी के बाद ही ब्रिटिश कंपनी, जो ब्रिटिश इंडिया जो थे, वो हम लोगों को कॉलोनी बनाए थे. तो उस समय से लेकर हम लोग 1947 तक क्या कंडीशन रहा होगा इंडियन इकोनॉमी का जब भारत आज़ाद हुआ था, इसके बारे में हम लोग इसको पढ़ेंगे. द सोल पर्पस ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया वाज टू रिड्यूस द कंट्री टू बीइंग अ फीडर इकोनॉमी फॉर ग्रेट ब्रिटेन ऑन रैपिडली एक्सपेंडिंग मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस. उस समय क्या हो रहा था, जब हम लोगों को कॉलोनी बनाया गया था, तो ब्रिटिश इंडिया, जो ब्रिटिशर्स थे, डेट इज़ इंग्लैंड थे, वो क्या चाहते थे कि वहाँ पर एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था और उनको रॉ मटेरियल की ज़रूरत थी. तो वो कॉलोनी का बना करके हम लोगों का रॉ मटेरियल लेते थे. इसलिए इंडियन इकोनॉमी का काम सिर्फ और सिर्फ उन लोग फीडर इकोनॉमी के रूप में बनाए थे, जिसका काम सिर्फ रॉ मटेरियल को देना था और वहाँ से फिनिश प्रोडक्ट बनता था और हम लोग फिनिश प्रोडक्ट को इंपोर्ट करते थे. मतलब कि हम लोग रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करते थे और फिनिश प्रोडक्ट को हम लोग इंपोर्ट करते थे. तो अभी जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इस चैप्टर के अंतर्गत क्या डायमेंशन होगा इंडियन इकोनॉमी का, क्या कैसा इंडियन इकोनॉमी था मेरा 1947 के समय. तो इसको जानने के लिए हम लोग इसको 7 भागों में बांटेंगे. वी विल डिवाइड, और वी कैन से दैट वी कैन अंडरस्टैंड द कंडीशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. सो वी हैव टू divide the Indian economy or the parameters of the Indian economy into the 7 part. That is, first is low level of economic development. पहला पॉइंट क्या होगा
कि लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उस समय इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो था वो बहुत ही लो लेवल का था। इसके बारे में हम लोग डिटेल्स आगे के स्लाइड्स पे पढ़ेंगे। दूसरा है एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस, एग्रीकल्चर जो थे वो बहुत ही बैकवर्ड था, उसके बारे में भी हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। इंडस्ट्रियल स्टेगनेशन, इंडस्ट्रियल जो था वो स्टेगनेशन के पीरियड में था, ग्रोथ नहीं था इंडस्ट्री का, बहुत ही कम इंडस्ट्रीज़ हुआ करते थे हमारे यहाँ, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और फॉरेन ट्रेड, क्या फॉरेन ट्रेड था, फॉरेन ट्रेड का क्या डायरेक्शन था वगैरह। नेक्स्ट डेमोग्राफिक कंडीशन, डेमोग्राफी क्या होता है, डेमोग्राफी इज द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, मतलब इस पॉपुलेशन के जो स्टडी को ही हम लोग डेमोग्राफी कहते हैं। तो डेमोग्राफिक कंडीशन क्या था, इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कि उस समय हम लोगों का बर्थ रेट कितना था, डेथ रेट कितना था, लिटरेसी कितना था, कितना इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था। नेक्स्ट ऑक्यूपेशनल इंस्ट्रक्चर, क्या हम लोगों का ऑक्यूपेशन था, हम लोगों का क्या ऑक्यूपेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर था, हम लोग कितने लोग जो थे इस यूनिट में, इस कंपोनेंट में हम लोग ये देखेंगे कि कितने लोग प्राइमरी एक्टिविटी से बिलोंग करते थे, कितने लोग सेकेंडरी एक्टिविटीज़ को कर रहे थे, कितने लोग टर्शरी एक्टिविटी को कर रहे थे, कितना जीडीपी मेरा प्राइमरी सेक्टर से आ रहा था, कितना जीडीपी मेरा सेकेंडरी सेक्टर से आ रहा था, कितना जीडीपी मेरा टर्शरी सेक्टर से आ रहा था, ये हम पढ़ेंगे। और लास्ट में हम लोग देखेंगे कि कंडीशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर था उस समय इंडिया का, इसके बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि ये एक चैप्टर बड़ा है और मैंने एक ही चैप्टर को पूरा बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो अभी जो फर्स्ट डे है मैं आपको ऊपर का 4 पॉइंट को एक्सप्लेन करूँगा। क्या क्या है, लोअर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट जिसको हम एक्सप्लेन करेंगे अभी, एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस को स्टडी करेंगे, इंडस्ट्रियल स्टेगनेशन के बारे में पढ़ेंगे और फॉरेन ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट जो 3 चीज़ है, डेमोग्राफिक कंडीशन, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगा आप लोगों के लिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री इज इट्स नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम। हम लोगों का अगर जानना चाहते हैं कि कैसा हमारा देश का डेवलपमेंट है, तो उसका सबसे बेस्ट पैरामीटर है कि नेशनल इनकम कितना है एक कंट्री का और पर कैपिटा इनकम कितना था। और आप लोग को जान के ताजुब होगा कि आज़ादी से पहले हम लोगों नेशनल इनकम के बारे में और पर कैपिटा इनकम के बारे में कैलकुलेट करने की कहीं कोशिश ही नहीं करते थे। बाकी बहुत जगह डेवलप्ड कंट्रीज़ में जो थे वहाँ होता था, मगर इंडिया में नहीं हुआ था। इसीलिए हमने लिखा है, नो सिस्टमेटिक एंड सिंसियर अटेम्प्ट्स वेर मेड बाय द colonial government for the estimation of national income of India. Some individual attempt which were made to measure such incomes yielding conflicting and inconsistent results. कुछ लोग थे हमारे इंडियन इकोनॉमी में जो उस समय नेशनल इनकम को मेज़र करना चाहते थे। उसमें जो सबसे सिग्निफिकेंट काम किए थे वो था VKRV रॉय का। इनके अलावा दादा भाई नौरोजी, विलियम डिग्बी, VKRV रॉय, RC देसाई और रॉ, ये सब जो थे वो नेशनल इनकम का कैलकुलेशन करने के लिए बहुत सारे काम किए थे हम लोग आज़ादी से पहले। क्या आउटकम हुआ, जो ब्रिटिश पॉलिसी जो बनाया उसका क्या आउटकम हुआ, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। द इकोनॉमिक पॉलिसी परस्यूड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया वेर कंसर्न मोर विद द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ देयर ओन कंट्री देन विद द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। मतलब साफ है, हम पहले ही बताए थे कि उस समय जो पॉलिसीज़ बनाए जाते थे वो सिर्फ ब्रिटिश को कैसे और डेवलप किया जाएगा, ब्रिटेन को कैसे डेवलप किया जाएगा, इस पे ज़्यादा बात होती थी। हमारे भारत को, इंडिया को कितना डेवलप करना है, इसके बारे में कोई बात हुई नहीं। सच पॉलिसी ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू नेट सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड कंज्यूमर ऑफ फिनिश प्रोडक्ट। हम पहले ही बताए थे क्या हो गया था, हम लोग फीडर इकोनॉमी के रूप में हम लोग को तैयार किया जा रहा था। वी एक्सपोर्ट द रॉ मटेरियल्स and British, what do British do? With the help of the industry they make finished product of the raw material and again we import the finished product। मतलब ऐसा हो गया कि हमारे घर से हमारे घर का राशन ले लिया गया और हम लोगों को बोला गया कि अब आप लोगों को चावल दाल फिनिश प्रोडक्ट जो हम लोग खाते हैं वो खरीदना है। इंडिया बिकम अ फीडर इकोनॉमी, इसके कारण क्या हुआ, ये 2 पॉलिसी के कारण क्या हुआ, इंडिया बिकम अ फीडर इकोनॉमी। और जो ग्रोथ रेट है जीडीपी का वो 2% से भी कम हो गया और पर कैपिटा जो आउटपुट होना चाहिए था वो सिर्फ 0.5% बढ़ रहा था। तो यहाँ हम लोग देख लेंगे कंडीशन ऑफ, पता चल गया हम लोगों को कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्या कंडीशन था। अब हम लोग दूसरा बात पे आएंगे,
वो है एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था हमारा इंडिपेंडेंस के समय में। आपको जान के होगा कि जो हमारे जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो बहुत ही लो प्रोडक्टिविटी देता था, और कोई भी इरिगेशन की मीन्स नहीं थे। बहुत सारे लैंड होल्डिंग्स का सब डिवीज़न हुआ था, और बहुत सारे कारण हमारे यहाँ स्टेग्नेशन हुआ, जैसे कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम हुआ करता था उस समय, और इन्वेस्टमेंट कम किया जाता था एग्रीकल्चर का, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर नहीं हो पाया था। पार्टीशन के कारण भी हम लोगों का इंडस्ट्रीज़ जो थे एग्रीकल्चर वो बहुत हैम्पर हुआ था। तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग ब्रिटिश कॉलोनियल रूल रिमेन्ड फंडामेंटली एग्रियन इकोनॉमी। 85% ऑफ द कंट्री डिराइव फ्रॉम लाइवलीहुड फ्रॉम द एग्रीकल्चर, मतलब 100 में से 85 लोग एग्रीकल्चर से ही अपना जीविकोपार्जन करते थे। डिस्पाइट दिस एग्रीकल्चर सेक्टर एक्सपीरियंस स्टेग्नेशन ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड। क्या क्या काम था एग्रीकल्चर का स्टेग्नेशन का? लैंड सेटलमेंट सिस्टम, रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। बहुत सारे कॉमर्शियल फोर्सफुली हम लोगों को, आप लोग देखे थे, पढ़े होंगे क्लास 8 में, इंडिगो का कल्टीवेशन करने के लिए, कैश क्रॉप के लिए, टबैको के लिए, हम लोगों को टी के लिए हम लोग को फोर्सफुली एग्रीकल्चर का कॉमर्शलाइजेशन किया गया। प्रोडक्टिविटी जो थी, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी बहुत ही कम हो गई थी। एडवर्स इफेक्ट ऑफ पार्टीशन, पार्टीशन का जो इम्पैक्ट था वो भी बहुत एडवर्स था, खास करके कॉटन और जूट इंडस्ट्रीज़ में बहुत ही ज़्यादा एडवर्स इम्पैक्ट हुआ पार्टीशन का। बहुत सारे जूट में क्या हुआ कि जहाँ पर प्रोडक्शन होता था वो बांग्लादेश में चला गया था, मतलब ईस्ट बंगाल, ईस्ट पाकिस्तान में चला गया था, और हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज़ जो थे वो इंडिया में वेस्ट बंगाल में रह गया था। उसी तरह कॉटन में भी क्या हुआ था, कॉटन का जो प्रोडक्शन का रॉ मटेरियल था वो इंडिया में रह गया था, और उसके जो इंडस्ट्रीज़ थे वो पाकिस्तान में चले गए थे। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्फेक्ट किया पार्टीशन, खास करके दो कैश क्रॉप का हम लोगों के यहाँ, वो है कॉटन और जूट। लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी का यूज़ बिल्कुल हम लोग नहीं करते थे, इरीगेशन नहीं हुआ था, लैक ऑफ इरीगेशन फैसिलिटीज़ एंड नेग्लिजिबल यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र का कोई यूज़ नहीं था, न सोडा, न नाइट्रोजन, पोटासियम, पोटास, कोई हम लोगों के यहाँ फर्टिलाइज़र्स नहीं होते थे। अब हम लोग देखेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में। तो क्या काम था, रीज़न था इंडस्ट्रियल स्टैग्नेशन का? वो था डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ का डिक्लाइन कर गया था। हमारे यहाँ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ बहुत ही पावरफुल इंडस्ट्रीज़ माना जाता था बिफोर इंडिपेंडेंस। बहुत ज़्यादा रेवेन्यू हम लोग जनरेट करते थे, मगर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ को डिनाई कर दिया गया। फोर्सफुली हम लोगों को मशीन से बना हुआ कपड़ा खरीदना पड़ा। लैक ऑफ कैपिटल गुड्स ऑफ इंडस्ट्रीज़, लोअर कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, कोई हम लोगों का कंट्रीब्यूशन जीडीपी का बहुत ही कम था। लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर्स, स्लो रेट ऑफ प्रोग्रेस ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज और अनइक्वल डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस। अब हम लोग जानेंगे क्या रीज़न था जिसके कारण से हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ का डिक्लाइन हुआ। ये बोर्ड एग्ज़ाम में 2-3 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, पहले भी आते थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से रखेंगे। इसको मैंने बहुत अच्छे से एलोबरेट किया है। क्या था? डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। टैरिफ पॉलिसी बनाया गया था, वो भी डिस्क्रिमिनेट करके, विभेद करके बनाया गया था, जिससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा ब्रिटिशर्स को होता था। क्या था इस पॉलिसी में? अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी देयर वे फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया एंड फ्री इंपोर्ट ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ ब्रिटेन। मतलब कि हम लोग फ्री एक्सपोर्ट करते थे रॉ मटेरियल को जितना चाहे, और हम लोग जितना चाहे इंपोर्ट करते थे फिनिश। बट हैवी ड्यूटी वाज इम्पोज्ड ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ द इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स। मगर जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट था जिसका डिक्लाइन हुआ, उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया गया, जिसके टैरिफ लगा दिया गया। टैरिफ इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ टैक्स। इसको टैक्स लगा दिया गया, और टैक्स के कारण क्या हुआ, वो बहुत महंगा हो गया, जिसके कारण से बाहर हम लोग का इसका डिमांड कम हुआ। एज अ रिजल्ट ऑफ इंडियन मार्केट वेयर फुल ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड ब्रिटेन विच वेयर लो प्राइस्ड, it leads to decline of Indian handicrafts both in the domestic market as well as export market. मतलब as a result of Indian market were full of finished goods from Britain which were low priced, it leads to decline of Indian handicrafts both in the domestic market and the export market also. इसके कारण से हम लोगों का डोमेस्टिक मार्केट में भी डिमांड कम हो गया और एक्सपोर्ट भी हम लोगों का कम हो गया. एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिक्लाइन ऑफ इन हैंडीक्राफ्ट, लार्ज स्केल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. इसके कारण क्या हुआ, बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो गया. बर्डन ऑफ पॉपुलेशन ऑन विलेज एंड एग्रीकल्चर ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ क्राफ्ट्समैन माइग्रेट करने लगे, इसके कारण से भी हम लोगों को बर्डन हुआ. और कंज्यूमर डिमांड इन द इंडियन मार्केट कुड नॉट
met by the supply of locally made goods. This encouraged the import of manufactured goods from Britain. मॉडर्न इंडस्ट्रीज ऑपरेटेड ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस. क्या क्या मॉडर्न इंडस्ट्रीज थे जो हम लोगों के यहाँ ऑपरेट होते थे. मॉडर्न इंडस्ट्रीज स्टार्टेड टू कम अप ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th century. It was mainly confined to the textile and the jute mills. The cotton textile mills were mainly dominated by the Indians and were located in the western part of the country, namely Maharashtra and Gujarat. The jute mills were dominated by the foreigners, were mainly concentrated in Bengal. हम बताए थे इसके बारे में. ये दो कैश क्रॉप था, इसके कारण पार्टीशन के कारण इस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ था इस इंडस्ट्रीज़ के कारण. और जो सबसे बड़ा हम लोगों के यहाँ एक इंडस्ट्री था वो प्राइवेट इंडस्ट्री टिस्को टाटा का था. वो 1997 में जमशेदपुर में बना था, जिसके कारण वही एक हम लोगों का बड़ा इंडस्ट्रीज़ माना गया था. द मेजर ब्रेक थ्रू वाज सेटिंग ऑफ द टिस्को इन द ईयर 1977 इन द जमशेदपुर. फ्यू अदर इंडस्ट्रीज इन द फील्ड ऑफ शुगर, सीमेंट, पेपर, ETC ऑल्सो कम आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार. सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद इसका भी डेवलपमेंट हुआ, मगर ये बहुत ही नेग्लिजिबल था. नेक्स्ट, फॉरेन ट्रेड. ये जो टॉपिक है फॉरेन ट्रेड और इसके आगे, ये मैं आपको आई विल पोस्ट इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो सो दैट द size of the video will become less.